स्वागत है आपका बीपीएससी मेंस के इस टारगेटेड कुछ टॉपिक्स पे। हम लोग बातचीत कर रहे हैं कि अभी जो मेंस होने जा रहा है उसमें हम कुछ संभावित टॉपिक्स पर कैसे कमांड हासिल करें। और अब हम लोगों को बातचीत करना है जीएस2 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटिकल सिस्टम और बिहार के पूरे सिलेबस को उठा करके देखें तो कुछ खास चीजें हैं जो बिहार में ट्रेंड होती है। पहली बात, देश में जो कुछ भी घटनाएं घट रही हैं उससे देश और बिहार कैसे प्रभावित हो रहा है, एक मुद्दा ये है। दूसरा मुद्दा ये है कि पॉलिटिकल सिस्टम में कुछ खास चीजें हैं जो बिहार में बार बार आती हैं, जैसे फेडरलिज्म, संघवाद, जैसे पॉलिटिकल पार्टी, जैसे रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्गेनाइजेशन की वर्किंग पॉलिसी, जैसे डेमोक्रेटिक सिस्टम को इफेक्ट करने के रोल में कास्ट, रिलीजन वगैरह। ये सारी चीजें आती हैं और देश में जो भी राजनीतिक विवाद चल रहे हैं उनके ऊपर आपका नजरिया, उससे देश कैसे प्रभावित हो रहा है और उससे बिहार की अंदरूनी राजनीति कैसे प्रभावित हो। अब इन्हीं को बांधते हैं। सबसे पहले तो एक है बिहार में जाति, धर्म, विकास या अन्य मुद्दे बिहार की राजनीति को कैसे प्रभावित करते हैं। पिछले 20 सालों से उठाकर देखें तो एवरेज ये प्रश्न आता ही आता है। दूसरा, सबसे पहले बात करते हैं प्रियम्बल के ऊपर। तो प्रियम्बल के वर्ड्स पर कुछ डिस्प्यूट्स हुआ है। क्या? एक शब्द है सोशलिज्म, दूसरा शब्द है आपका सेकुलरिज्म। ये दोनों शब्द क्या हैं, कब जोड़े गए, इसके ऊपर विवाद क्या हो रहा है, विवाद को लेकर के दोनों शब्दों को हटाने के लिए क्या किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या रहा है, एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, अभी का जजमेंट क्या आया है, देश की राजनीति में ये दोनों शब्द क्या अप्रासंगिक हो चुके हैं, अभी क्या क्या भूमिका है, विविध राजनीतिक दलों की इसके ऊपर क्या प्रतिक्रिया है। अब ठीक, बिहार के राजनीति में ये दोनों शब्द कैसे अपना रोल प्ले करते रहे, अभी वर्तमान में बिहार के राजनीतिक दलों की क्या प्रतिक्रिया है इसके ऊपर। जैसे समाजवाद, बिहार की पूरी राजनीति समाजवाद के नाम पर पड़ी, जैसे सेकुलरवाद। 90 के दशक के बाद से बिहार की राजनीति में दो शब्द, सामाजिक न्याय और सेकुलरवाद ही प्रभावी रहा। तो पहला टॉपिक यही बन सकता है या बनेगा ही, आज नहीं तो कल। दूसरा मुद्दा आता है सिटीजनशिप। सिटीजनशिप, तो सिटीजनशिप क्या, कैसे, किस तरह सिटीजनशिप को लेके जो सीएए नागरिकता कानून के प्रावधान है वो क्या बदलाव हुए हैं, उस बदलाव का विरोध क्यों हो रहा है राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, और बिहार की राजनीति में नागरिकता कानून के विरोध को लेकर के किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं उठी है। इतने पॉइंट्स आपके दिमाग में या आपकी कॉपी में होना चाहिए। तीसरा है राज्य निर्माण प्रक्रिया। बड़े राज्य बनाम छोटे राज्य के साथ साथ अभी भी राज्यों को बनाने की बात चल रही है और इसी की श्रृंखला कड़ी में मिथिलांचल की भी मांग उभर करके आई। और इस प्रकार का जो बजट आया है उसमें जो मिथिलांचल से इतना प्यार और मिथिला की साड़ी वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रस्तुत की गई, उससे लग रहा है कि आने वाले वर्षों में मिथिलांचल तो बनेगा। खैर, राज निर्माण प्रक्रिया, बड़े राज बनाम छोटे राज, नए राज बनना चाहिए या नहीं राज बनना चाहिए, और पृथक राज निर्माण की श्रृंखला कड़ी में मिथिलांचल राज निर्माण का औचित्य के ऊपर अपने विचार प्रस्तुत करें। यही सारे पॉइंट है। अगला आता है फंडामेंटल राइट, हमेशा की तरह इंपॉर्टेंट। मूल अधिकारों में बहुत सारे मुद्दे हैं, जैसे प्राइवेसी है चर्चे में, लेकिन 2-3 मुद्दे हैं जो सबसे ज्यादा चर्चे में है। एक तो कन्वर्जन, माइनॉरिटी, मेजॉरिटी और वर्शिप एक्ट। जैसे भारत के 8 राज्यों में एंटी कन्वर्जन लॉ इंप्लीमेंट हुआ, उसके बारे में बता दीजिए। क्या यह मूल अधिकारों का उल्लंघन है? क्या राष्ट्रीय स्तर पर एंटी कन्वर्जन लॉ को इंप्लीमेंट करने की जरूरत है? दूसरा, माइनॉरिटी और मेजॉरिटी को लेकर के जो डिस्प्यूट चल रहा है वो। और तीसरा, वर्शिप एक्ट को लेकर के क्या विवाद चल रहा है, न्यायिक निर्णय क्या कहते हैं, आप क्या सोचते हैं, कॉमन सिविल कोड के बारे में थोड़ा सा इसके ऊपर मैं बताना चाहता हूं बेबाक होकर के। सभी जानते हैं कि भारत में कन्वर्जन चल रहा है। मुस्लिम शासक जितने भी आए, औरंगजेब अच्छा था बुरा था इस बात को हटाते हैं, औरंगजेब का जो एम था जिंदगी का उसको उसने पूरा किया, या जितने भी सुल्तान बादशाह हैं सब जानते हैं। और इसी कन्वर्जन कराने के चक्कर में भारत का विभाजन भी हुआ, क्योंकि दो समुदाय के लोग एक साथ नहीं रह सकते। ये अभी भी चल रहा है, सब जानते हैं। नियोगी कमेटी की भी रिपोर्ट आई है कि भारत में ईसाई मिशनरियां अभी भी कन्वर्जन करा रही हैं। वर्ल्ड का सबसे बड़ा चर्च हमारे लुधियाना में बन रहा है,
नॉर्थ ईस्ट का क्या हाल है आप देख चुके हैं, साउथ इंडिया में भी किस प्रकार की प्रतिक्रिया उठ रही हैं, वो द्रविड़वाद के आंदोलन से लेकर द्रुमुक की पार्टी की गतिविधियों पर दिख रही है। और एक नए मोहरे आ गए हैं जोसेफ विजय, जो चुनाव भी लड़ने वाले। क्या आप ये बात लिख सकते हैं कि भारत को कन्वर्ट कराने की साजिशें हजारों साल से चल रही है, ये शक्तियां आज भी सक्रिय हैं, और इन्हीं को रोकने के लिए 8 राज्यों में एक राजनीतिक दल ने कानून बनाया। हाई कोर्ट ने भी इसको सही पाया और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे हस्तक्षेप न करने की बात कही है। क्या ये लिख सकते हैं कि एक तरफ सेकुलरिज्म के आड़ में देश को कन्वर्ट कराने की बातें हो रही हैं? लिख पाएंगे? क्या आप इस बात को लिख सकते हैं कि भारत में माइनॉरिटीज का आइडेंटिफिकेशन त्रुटिपूर्ण है? भारत के 8 राज्यों में 200 जिलों में हिंदू ही अल्पसंख्यक हो गए हैं। इंटरनेशनल लेवल पर 5% से कम जनसंख्या के लोगों को माइनॉरिटी का दर्जा दिया जाता है। भारत की स्थिति क्या है? गृह मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार भारत के राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में 92% भागीदारी एक खास अल्पसंख्यक समुदाय की देखी गई है। रिपोर्ट है, लिख सकते हैं? तो फिर लिखेंगे कैसे? बस यही सोचना है। जिस दिन आपके समझ में आ गया, हालांकि एक वीडियो पड़ा है कन्वर्जन लॉ पे, देख लीजिएगा। सब कुछ जानने के बाद भी, समझने के बाद भी क्या उसमें से नहीं लिखना है और किस तरह की चीजों को बैलेंस बना के लिखना है, यही स्मार्ट है। और जिस दिन आपने इस चीज को सीख लिया, आपका सिलेक्शन टॉप पे हो जाएगा। एनीवे, कॉमन सिविल कोड विशेषता क्या है, इंप्लीमेंट होना चाहिए नहीं होना चाहिए, विरोध कौन कर रहा है, विरोध का औचित्य क्या है, उत्तराखंड के कॉमन सिविल कोड की क्या विशेषता है, और भारत के पीएम साहब कॉमन सिविल कोड को चेंज करके सेकुलर सिविल कोड लागू करने की बात कर रहे हैं, वगैरह वगैरह। क्या कॉमन सिविल कोड भारत के सेकुलरिज्म के विरुद्ध है? क्या कॉमन सिविल कोड भारत के मूल अधिकार की संकल्पना के विरोधी है? क्या कॉमन सिविल कोड देश में लागू होना चाहिए? अल्पसंख्यक वर्ग इसके विरोध में क्यों है? क्या कह रहा है सुप्रीम कोर्ट, माइनॉरिटी कमीशन की रिपोर्ट, वर्ल्ड लेवल की संस्थाएं, ह्यूमन राइट्स वगैरह? इतने एंगल हैं जिनकी पूरी संभावना है 8 और 9 नंबरों के प्रश्नों में आए। और बिहार की राजनीति, खासकर सामाजिक न्याय की विचारधारा वाले आरजेडी, सुशासन की विचारधारा वाले आपके जनता दल यूनाइटेड, दलित अस्मिता की बात करने वाले लोक जनशक्ति पार्टी, और राष्ट्रवाद और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करने वाले भारतीय जनता पार्टी, और संविधानवाद और सेकुलरिज्म की बात करने वाले कांग्रेस जैसी पॉलिटिकल पार्टियों की विचारधारा बिहार के राजनीति में किस प्रकार आ रही है, समाधान समझा। अगर इतने पॉइंट है ना, तब आप देखिए कि आपका सिलेक्शन होगा और टॉप पर आएंगे। नहीं तो समान नागरिक संहिता की विशेषताएं क्या है, जो ये पतले पतले लाल रंग के कुंजी वाली किताबों में मिलते हैं ना, 90% बच्चे वही लिख करके आते हैं। एनीवे, अगला जो आता है छठा टॉपिक है, वो है फेडरलिज्म। 2014 के बाद संघवाद की संकल्पना कैसे बदली है? मोदी जी के तीसरे कार्यकाल के बाद केंद्र और राज्य के संबंध कैसे बदले? कई सारे शब्द हैं, राजकोषीय संघवाद, सहकारी संघवाद, ब्लैकमेलर संघवाद, प्रहारात्मक संघवाद, सहयोगात्मक संघवाद, वगैरह वगैरह। हमेशा आता है, इस बार भी आएगा। फिर आता है गठबंधन की राजनीति, राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर। गठबंधन, महागठबंधन, पलटूराम, वगैरह वगैरह। गठबंधन की राजनीति पर का प्रभाव देश पर, राज्य पर। गठबंधन की राजनीति की विशेषता, गठबंधन की राजनीति की विवस्था, परिणाम, वगैरह। आगे आइए, राजनीतिक दलों की विचारधारा। बात होती है राष्ट्रवाद की, बात होती है समाजवाद की, बात होती है सामाजिक न्याय, और बात होती है सुशासन की। अच्छाई तो यह है कि राजनीतिक दलों की विचारधारा भी क्लियर नहीं रहती है बच्चों में। दर्जनों कॉपियां को जांचने के बाद, क्लास में बातचीत करने के बाद, ज्यादातर बच्चे नेताओं के वक्तव्य को बताते हैं, आइडियोलॉजी क्लियर ही नहीं है कि भाई व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म एंड सोशल जस्टिस एंड गुड गवर्नेंस। नोबडी कैन डिफाइन इट इन आंसर राइटिंग प्रोसेस। खैर, संवैधानिक सांविधिक संस्थाएं, सीबीआई, ईडी तो हैं ही, नीति आयोग हमेशा से रहता है, या फिर जो राजनीति की नई प्रवृत्तियां हैं। देश में बात चल रही है संविधान बनाम मनुस्मृति, मैंने डिफाइन किया है, जरा देख लीजिएगा। एक शब्द है सांस्कृतिक राज्य बनाम संवैधानिक राज्य बनाम सांस्कृतिक राज्य, इसको लेके भी चल रहा है मामला। क्या है दोनों में अंतर संबंध?
फिर उसी तरह प्रेशर ग्रुप की नई भूमिका, खासकर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर डीप स्टेट से जोड़ के पूछ देंगे। भारत के बुद्धिजीवी वर्ग की भूमिका कैसे, किस तरह, या फिर डेमोक्रेसी में मीडिया का रोल और बायसनेस मीडिया, पूर्वाग्रहपूर्ण मीडिया कैसे प्रभावित करती है, या सोशल मीडिया देश के राजनीतिक घटनाओं के ऊपर कैसे प्रभाव डालती है, या चुनाव मुद्दों में क्षेत्रीयता के मुद्दे किस प्रकार इग्नोर किए जा रहे हैं और एक देश एक चुनाव जैसी परिस्थितियां किस प्रकार देश में गतिरोध पैदा कर रही हैं या कर सकती हैं, क्षेत्रीय दल इसके विरोध में क्यों है। ऐसे तो दर्जनों टॉपिक हैं, पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ टॉपिक्स मैंने कई बार डिस्कस किए, लेकिन जब आप इस बार का मेंस देने जा रहे हैं, चाहे वो आप बिहार दें या यूपी दें, ये सारे सवाल इंपॉर्टेंट हैं, ये आना है, बस वर्ड लिमिट अलग अलग होगा। जैसे एक शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेट एंड कल्चरल स्टेट, या कल्चरल सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, या संवैधानिक राज्य, या भाजपा का सांस्कृतिक राज्य, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसिक कॉन्सेप्ट भी बच्चों को नहीं पता, इंटरनेट से सर्च कर दीजिए, किसी का मैगजीन उठा कर देख लीजिए, ये इतना सारा कुछ आ जाता है, फिर मैगजीन से या नोट से लड़ते क्यों नहीं, जानते हैं क्यों? क्योंकि वो बस कट कॉपी पेस्ट रहा है। जो देश में हो रहा है उसके ऊपर क्लियर अंडरस्टैंडिंग बच्चों के पास पहुंच ही नहीं पाती, या बच्चे भी सुलझाने का प्रयास नहीं करते। हम जैसे कुछ टीचर इसको सुलझाने का प्रयास करते हैं, निगेटिव पॉजिटिव बता के उत्तर कैसे लिखे, तो बच्चे कहते हैं अरे सर इंपॉर्टेंट लिखा दीजिए। अरे भाई ऐसे प्रश्न नहीं सकता। देश में जो कुछ भी हो रहा है बेसिक स्ट्रक्चर को लेकर के कोर्ट का जजमेंट 5 बार आया और 5 बार अलग अलग आया है। एक देश एक चुनाव के ऊपर कोर्ट का जजमेंट अलग है, राष्ट्रपति कोविंद, पूर्व राष्ट्रपति कोविंद जी की कमेटी कुछ और कर रही है, लॉ कमीशन कुछ और बोला है, एक्सपर्ट ग्रुप कोई और बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। सबके ऊपर अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप 30 से 40% से ज्यादा नंबर नहीं पाएंगे। पॉलिटी में इतने टॉपिक हैं, पूरा उठा के देख लीजिए। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जैसे गठबंधन की राजनीति में उप मुख्यमंत्री का पद व्यवस्था का प्रतीक है। क्या आप इस बात से सहमत है? तो कुछ लिख सकते हैं कि भारत में जाति की भूमिका अभी भी प्रभावपूर्ण है, टिकट बंटवारे से लेकर फलाना ठिकाना। देखिए सच्चाई कुछ और होती है, वास्तविकता राजनीति की कुछ और होती है, बट हमें लिखना कुछ और होता है। चाहे वो राजनीति का अपराधीकरण हो, या राजनीति में जातिकरण हो, या चुनाव में जाति और धर्म की भूमिका हो, चाहे इस देश में राजनीति के नाम पर देश की एकता अखंडता से समझौता करने वाले दल हों, या इस देश में अपनी सत्ता को सेकने के लिए राष्ट्रवाद या राष्ट्रीय सुरक्षा या हिंदू संस्कृति के नाम पर लोगों को भुना करके गुमराह करने वाले दल हों। आप समझ रहे हैं मैं किसके बारे में कह रहा हूं? सबका अपना अपना एजेंडा और प्रोपेगेंडा है। पर जब आप एक ब्यूरोक्रेट की तैयारी करते हैं और एक सिविल सर्वेंट की तैयारी की सोच रहे हैं, तो आपको इन सब विचारधाराओं से अलग हट करके खुद चीजों को जानना है, समझना है और लिखने की चाहिए। जिस दिन आपको पता लग गया कि ना हमें कांग्रेसी खेमे में, ना वामपंथी खेमे में, ना समाजवादी खेमे में, ना भाजपाई खेमे में जाना है और हमें एक निष्पक्ष होकर लिखना है, उस दिन आपका सिलेक्शन हो जाएगा। प्रॉब्लम यही है, ना नोट्स की कमी है, ना कंटेंट की कमी है। प्रॉब्लम है चीजों को कैसे समझना है और कैसे लिखना है। जो लोग भी मेंस की तैयारी कर रहे होंगे सबके पास कंटेंट, फिजिक्स वाला के नोट्स, विजन आईएएस के नोट्स, दृष्टि आईएएस के नोट्स, क्रॉनिकल के नोट्स सब बटोर लिए होंगे। बट जब प्रश्न को लिखने बैठते हैं ना, तो मैं सीधे एक बार पूछता हूँ कि क्या भारत में धर्मांतरण विरोधी कानून को राष्ट्रीय स्तर पर लागू करने की आवश्यकता है? अपने तर्कों को आलोचनात्मक समीक्षा से व्याख्या करिए, वहीं धराशायी हो जाते। या समान नागरिक संहिता को सामान्यतः देश के सेकुलरिज्म और मूल अधिकारों के विरुद्ध क्यों समझा जा रहा है? अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी आलोचना के कारणों के औचित्य का परीक्षण करें और देश की राजनीति और बिहार की राजनीति पर क्या असर पड़ रहा है। वहीं बच्चे चित और बाकी फेडरलिज्म, कोलिब्रेशन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल पार्टी की आइडियोलॉजी, कॉन्स्टिट्यूशनल और कल्चरल स्टेट्स, या न्यू ट्रेंड्स ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, कॉन्स्टिट्यूशन वर्सेस मनुस्मृति, दूर दूर तक इसको लेकर के कहीं कुछ भी नई पहल नहीं हो रही है। आज भी मेंस के नाम पर 90% ऑर्गेनाइजेशन में संविधान की विशेषताएं, मूल अधिकार बनाम राज की नीति निर्देशक तत्व,
या राज्यपाल की शक्तियों की आलोचना या केंद्र राष्ट्र संबंध, यही चीज लिखाए जाते हैं। जब तक बच्चे को पता लगता है तब तक 2 या 3 मेंस निकल के एक पंचवर्षीय योजना निकल जाती है। न इसमें बच्चों की गलती है, न इंस्टीट्यूशन की गलती है। बच्चे समझ ही नहीं पाते और इंस्टीट्यूशन कुछ अपने से समझाना चाहे तो बच्चे भाग पड़े। जैसे मैं, उसका बहुत सारा उदाहरण है। दिल्ली के राजेंद्र नगर में, मुखर्जी नगर में बहुत से बेहतरीन शिक्षक हैं जो इस तरह का इनिशिएट करते भी हैं तो सपोर्ट नहीं मिलता, और सबसे ज़्यादा चौपट किए हैं ऑनलाइन एजुकेशन। 100 रुपये में कोर्स बिक रहा है, तो ज्वाइन करिए, पढ़िए, मुफ्त में लीजिए। और मुफ्त की चीज़ें हमेशा हानिकारक होती हैं। इतने सारे टॉपिक हैं, ये पीडीएफ रूप में भी अवेलेबल हो जाएगा, चाहे तो फोटो भी खींच सकते हैं। वैसे मैं बच्चों को डांट देता हूँ क्लास में, जो फोटो खींचता है इसका पीडीएफ लिंक में है। और इन सब चीज़ के ऊपर अपनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करिए। प्रॉब्लम कंटेंट नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ राइटिंग। अगर ये बात समझ गए हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो राम नाम करते हैं।